हेलो फ्रेंड्स, GKIS एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। मेरा नाम है आदित्य देवांगन और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास को। भारतीय इतिहास में वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे मौर्य काल हो गया, गुप्त काल हो गया, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से इन सभी को के अलावा भी सिंधु घाटी सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें से हर प्रकार के एग्ज़ाम में, चाहे वो व्यापम हो, चाहे PSC हो या फिर और अन्य एग्ज़ामों में, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो क्यों ना हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ लें, हम इसके जो भी ये आयाम है सबको अच्छे से कवर कर लेते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो जैसे कि मेरा टॉपिक दिया है सिंधु घाटी सभ्यता, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता के पैरेलल कुछ अन्य सभ्यताएं भी चल रहे थे विश्व में, जैसे कि मिस्र में, वर्तमान की मिस्र जिसे हम इजिप्ट भी कहते हैं, वहाँ नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता चल रही थी। उसी प्रकार अब वर्तमान के जो सीरिया और इराक वाले जो क्षेत्र हैं, वहाँ दजला और फरात नदी के किनारे मेसोपोटामिया या फिर सुमेरियल की सभ्यता भी चल रही थी। तो ये तीनों साथ ही साथ ग्रो कर रहे थे, सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीनों एक साथ चल रही थी। देखते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो इसके लिए हम अपना थोड़ा स्ट्रैटेजी लगाते हैं कि किस किस बिंदु पर पढ़ना है। तो इसलिए मैंने सिंधु घाटी सभ्यता को एग्ज़ाम की दृष्टि से कुछ बिंदुओं में बांट के रखा है, जो कि हमारे पढ़ने के लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। तो देखते हैं हमने कौन कौन से बिंदु। हमें उसमें भूमिका और विस्तार के बारे में पढ़ना है कि कहाँ से कहाँ तक उसका विस्तार था, इसके बारे में इसमें हम देखेंगे पहले। उसके बाद उसका कई सिंधु घाटी सभ्यता के कई भी नाम है, जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गया, कांस्ययुगीन सभ्यता, इसका नाम क्या है, इसका नाम पड़ा कैसे, इसके बारे में अपन को देखना है। फिर इसके उत्पत्ति के संबंध में कुछ सिद्धांत हैं, देसी मत विदेशी मत के कॉन्ट्रडिक्शन है, इसको अपन अच्छे से समझेंगे। उसके बाद अपन कालक्रम के बारे में पढ़ेंगे कि इसके कालक्रम को लेकर भी विवाद है, मतभेद बना हुआ है इतिहासकारों में कि कितना लिया जाए, तो इस विवाद को हम समझेंगे। और अंत में सिंधु घाटी सभ्यता से हमें खुदाई से जो जो स्थल प्राप्त हुए हैं उसके बारे में, कुछ महत्वपूर्ण स्थल है जिसके अपन नगर की संज्ञा देते हैं, उसके बारे में अपन को पढ़ना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं भूमिका और विस्तार के बारे में। मैंने विस्तार को मैप के जरिए समझाने का प्रयास किया है ताकि आप लोगों के एक इमेज बन पाए कि कहाँ है ये थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता भारत के उत्तर पश्चिम भाग में विकसित हुआ था। उत्तर पश्चिम में, जहाँ मैं अभी भारत बोल रहा हूँ, इसका मतलब अभी का जो पाकिस्तान, उसमें भी ये भी शामिल है। देखिए मैंने रेड कलर से इसको बनाया पाकिस्तान, तो उस समय भारत का ही हिस्सा था। ये तो 1947 के बाद अलग हुआ ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में विकसित हुआ था। तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अपन देखते हैं कि कहाँ तक था। ये जम्मू कश्मीर के मांडा में, जम्मू कश्मीर के मांडा में उत्तरतम सीमा है, इससे ऊपर नहीं था। मांडा तक अंतिम साक्ष्य मिला सिंधु घाटी सभ्यता का। इसके दक्षिण में है महाराष्ट्र के दामाबाद क्षेत्र, यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता का साक्ष्य मिला है। और दामाबाद जो है गोदावरी की सहायक नदी है, प्रवरा नदी, उसके किनारे बसा हुआ है दामाबाद शहर। जो कि इसको पूछ लिया जाता है कि दामाबाद शहर किस नदी के किनारे है, तो इसको याद रखिएगा कि प्रवरा नदी के किनारे है, जो कि गोदावरी की सहायक नदी भी है। पश्चिम में देखें तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक शहर है सुतका गेंडोर, जो कि दास्त नदी के किनारे स्थित है। तो सुतका गेंडोर इसकी पश्चिमी सीमा है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसकी पश्चिमी सीमा बनाता है। और इसकी पूर्वी सीमा कौन सा है, जो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के आप मेरठ के से सुने होंगे, मेरठ का नाम। मेरठ में एक छोटा सा स्थान है आलमगीरपुर, तो वहाँ इसका जो है पूर्वी सीमा मिला है सिंधु घाटी सभ्यता का, जो कि जो आलमगीरपुर है वो हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन यमुना की सहायक नदी है। तो इस प्रकार हम फिर से मैं बता देता हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता जो कि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है, स्थित था, अभी नहीं है, मतलब पहले था, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में विकसित हुआ था। इसकी उत्तरतम सीमा जम्मू कश्मीर के मांडा, दक्षिणतम सीमा महाराष्ट्र के दामाबाद, पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित सुतका गेंडोर, और उसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के आलमगीरपुर बनाता है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि अगर चारों को अपन मिलाएं तो एक त्रिभुजाकार संरचना मिलती है। देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, त्रिभुजाकार एक संरचना निर्मित करता है, त्रिभुजाकार। तो परीक्षा में ये आ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार के संरचना का निर्माण करता है, तो त्रिभुजाकार लिखना है। देखिए त्रिभुज के आकार का निर्माण कर रहा है ना, तो इतना क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुआ था। अब कुछ अपन फैक्ट्स के बारे में देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के संबंध में कुछ फैक्ट्स हैं। सिंधु घाटी सभ्यता
जो कि अपने समकालीन जो सभ्यता है मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता, उसको अगर जोड़ दिया जाए तो उसके 12 गुना के बराबर थे। इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कितना विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। मतलब मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता को अगर जोड़ के 12 गुना किया जाए तब जाकर सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल आएगा। तो देखिए कितना बृहद था अपने सभ्यता। और दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो मिस्र की सभ्यता के 20 गुना के बराबर थी। अकेले अगर मिस्र की सभ्यता को ले तो उसके 20 गुना के बराबर थी। तो ये कुछ फैक्ट है जो कि इसके विस्तार को समझने में आपको मदद करेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि विस्तार, भूमिका और विस्तार के बारे में हमने मैप के थ्रू सिंधु घाटी सभ्यता को समझने का प्रयास किया। अब देखते हैं इसके नाम के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, कई प्रकार के नाम हैं। तो अपन देखते हैं सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। बुक्स में हड़प्पा सभ्यता भी कॉमनली मिल जाता है। तो ऐसा क्यों, हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा इसका नाम? सबसे पहले तो अब इसी नाम का मतलब समझ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, सिंधु घाटी क्यों बोलते हैं? तो सबसे पहले जब खुदाई होना शुरू हुआ, ये जब भारत और पाकिस्तान एक ही क्षेत्र में था, तो खुदाई होना प्रारंभ हुआ, तो अधिकतर जो स्थल हैं वो सिंधु नदी के आसपास ही मिलना शुरू हुए। तो इस कारण से इसको किया कि सिंधु नदी के आसपास विकसित हुआ सभ्यता, इस कारण से इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, पता चल गया इसका नाम क्यों रखा गया। अब हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं? तो सबसे पहले जब स्थल का खुदाई हुआ, सबसे पहले जब इस सभ्यता के बारे में हमने जानने का प्रयास किया, तो सबसे पहले जिस स्थल का खुदाई हुआ था वो था हड़प्पा। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। जो 7 महत्वपूर्ण स्थलों में हड़प्पा एक स्थल है, इसी का सबसे पहले खुदाई किया था। इसी कारण से उसके नाम पे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है इसको। दूसरा है कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोलते हैं इसको, और इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। अब जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि मनुष्य ने सबसे पहले धातु के रूप में तांबे का उपयोग करना प्रारंभ किया, तांबे का प्रयोग करते थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक कदम और आगे निकले। तांबे में उन्होंने टीन मिलाकर एक और धातु बनाया जो कि तांबा से और अधिक मजबूत था, उसे कहा गया कांसा। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही, पूरे विश्व में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही कांसे का सबसे पहले उपयोग किया, इसलिए इस सभ्यता को बोलते हैं कांस्ययुगीन सभ्यता। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये अक्सर पूछा जाता है, इसको आप मोस्ट IMP कर सकते हैं, कई बार पूछा जा चुका है इसको। तो कांस्ययुगीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को ही कहते हैं। फिर आता है नगरीय सभ्यता। अब नगरीय सभ्यता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता से पहले मनुष्य जैसे भी रहते थे वो ग्रामीण बस्तियों के रूप में रहते थे, मतलब अभी नगर वगैरह कोई विकसित नहीं हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों वो पहले थे जिन्होंने नगर के रूप में विकसित किया अपने, जैसे कि अपन अभी देखते हैं ना कि जो बड़े बड़े शहर हैं मुंबई दिल्ली, उतने तो नहीं थे, लेकिन उस हिसाब से जो गांव बस्ती के रूप में रहते थे उसकी तुलना में ये लोग नगर के रूप में विकसित होना शुरू किए। अब नगर मतलब कैसे, अपन नगर को क्या क्या रूप में देखते हैं? नगर का विशेषता यही होता है कि वहाँ लोग कृषि पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो अब उस समय तो सिंधु घाटी सभ्यता के पहले के लोग तो कृषि पर ही निर्भर रहते थे, कृषि करके ही अपना जीविकोपार्जन करते थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कृषि को मतलब अलग रखा, उसकी जगह पे उन्होंने व्यापार, शिल्प, उद्योग धंधे, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया। अपन जब आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कई बंदरगाह विकसित किए थे, जैसे लोथल में मिला है उसका साक्ष्य, सूत्का गेंडोर में ये भी एक बंदरगाह नगर है, यहाँ पर और भी है, द्वारका एक स्थल है, पाटन एक जगह का नाम है। तो वहाँ से ये लोग इधर चूँकि मेसोपोटामिया और मिस्र के लोग थे, पश्चिम में ही है, जो 2 सभ्यता मैंने बताया समकालीन वो पश्चिम में ही थे, तो यहाँ से लोग व्यापार करते थे। तो इसलिए सबसे पहले जो नगर के जो है विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने धारण किया, इसलिए इसे नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और जाहिर सी बात है सबसे पहले था, इसलिए इसे प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले 2 बार जानने को मिला कि इसे नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं और प्रथम नगरीय क्रांति भी था ये, ठीक है। दूसरा है, अब इसके आगे है सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये कैसे नाम पड़ा? तो जैसे कि मैंने बताया कि आरंभ में जब स्थलों का खुदाई हुआ तो सिंधु नदी के आसपास अधिकतर जो है स्थल मिलना शुरू हुआ, तो इसलिए उसे सिंधु घाटी सभ्यता बोल दिया, ये तो ठीक था। लेकिन जैसे ही भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ उसके बाद भारत में पाकिस्तान ने अपने तरफ से खुदाई जारी रखा, जैसे भी मिलना शुरू हुआ भारत ने अपने तरफ से खुदाई जारी रखा। तो भारत में ने देखा कि यहाँ हरियाणा के पास राजस्थान के पास एक घग्गर नदी है जिसे हम सरस्वती नदी के रूप में मानते हैं। सरस्वती प्रसिद्ध नदी है जिसका वेदों में भी जिक्र आता है, उसको घग्गर नदी माना जाता है कि घग्गर नदी ही सरस्वती नदी था प्राचीन काल में।
तो इसी के आसपास ना अधिकांश जो है नगर मिलना शुरू हुआ आज़ादी के बाद अपना जब खुदाई किए तो अब इसके बाद से ना हम लोग इसे सिंधु घाटी सभ्यता ना बोल के सरस्वती सभ्यता बोलना शुरू किए। कई इतिहासकारों ने, लेकिन अभी ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हुए हैं। लेकिन अगर परीक्षा में कभी आए कि सरस्वती सभ्यता किसे कहते हैं, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता को ही सरस्वती सभ्यता बोलते हैं। कारण क्या है, क्योंकि सरस्वती या घग्गर नदी के आसपास अब अधिकांश स्थल मिलना शुरू हुआ। सिंधु घाटी की तुलना में इधर ज़्यादा मिलना शुरू हुआ जब और अच्छे से खुदाई किए तो ठीक है, नाम अच्छे से पता चल गया होगा आप लोगों को। हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोलते हैं, नगरी सभ्यता और सरस्वती सभ्यता, ये उनका नामकरण हो गया। अब अपन उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। तो उत्पत्ति वाले को मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है, एक मिनट में उधर आ जाता हूँ। ठीक है, तो उत्पत्ति के बारे में इधर मैंने एक्सप्लेन किया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के विषय में हमें दो चीज़ों पर डिस्कस करना है कि सभ्यता का विकास उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही क्यों हुआ। मतलब होने के लिए तो कहीं भी हो सकता था, इधर ही क्यों हुआ। यहाँ बीच में हो सकता था, दक्षिण में हो सकता था, यहाँ उत्तर पूर्व में हो सकता था, यही क्यों हुआ। जबकि यहाँ तो और भी अच्छा स्थिति था, गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र था, उपजाऊ क्षेत्र था, यहाँ तो और अच्छा परिस्थिति हो सकता था। लेकिन हुआ क्यों उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही, तो इसका जो है मुख्य कारण है जलवायु। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, मतलब अंदाज़ा भी लगा सकते हो कि जब मानसून हमारे भारत में मानसून से वर्षा होता है, और मानसून जब इधर से अपन पूरब की तरफ बढ़ते जाते हैं, पश्चिम की ओर बढ़ते जाते हैं पूरब से, तो वर्षा की मात्रा घटता जाता है। इसको इस बात से भी समझ लीजिए कि राजस्थान में वर्षा की मात्रा सबसे कम होता है, तभी तो मरुस्थल है ना। तो जैसे जैसे हम इधर जाते जाते हैं तो वर्षा की मात्रा घटते जाता है। जैसे जैसे हम इधर पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ते जाते हैं तो वर्षा की मात्रा घटता जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर वर्षा इधर कम होगा तो पेड़ पौधे की, वनस्पति या फिर वन की मात्रा कम होगी, सघनता कम होगी। वर्षा कम होगा तो सघनता कम होगा ना वन का। तो इसलिए जब उस समय में सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जब लोगों के पास लोहे का हथियार नहीं था, वहाँ के लोग पत्थर के बने हुए औजार से लकड़ियों को काटते थे। अधिकतम तांबे धातु से बने हुए औजार का उपयोग ही कर पाते थे। तो उस समय तो पेड़ पौधों को काटना कितना जटिल रहा होगा, सोचो। तो जब इस साइड अधिक वर्षा होगा, यहाँ बीच वाले भाग में, तो यहाँ सघन वन होगा। तो इतने सघन वन को हम पत्थर से कैसे काट पाएंगे, सोचने की बात है ना। इतना सघन वन को कैसे काटेंगे, जबकि यहाँ तो बहुत ही विरल वन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लकड़ी वगैरह पेड़ पौधे नहीं हैं। तो इसको साफ करके रहने योग्य स्थान बनाना आसान था तांबे और पत्थर के औजारों से। तो इसलिए इस क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। तो इसका कारण क्या था, जलवायु। इसको लिख देते हैं कि इसका कारण क्यों था, जलवायु के कारण से, जलवायु के कारण से इसकी उत्पत्ति उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही हुआ, नहीं तो इधर भी हो सकता था। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि इसको किसने किया, मतलब किन लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता, इतने विकसित सभ्यता है पूरे विश्व में, इसके लोहा माना जाता है कि इतना विकसित सभ्यता था उस टाइम पे, तो किसने किया इसके बारे में। तो इसके समय में दो प्रकार के मत देखने को मिलता है, एक है विदेशी मत और एक है देसी मत। विदेशी मत मतलब क्या है कि विदेशी मत का समर्थन कौन कौन करते हैं, जॉन मार्शल हो गया, गार्डन चाइल्ड और क्रेमर, ये इतिहासकार हैं। इनका मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ है वो विदेशों से, मतलब विदेशों में कौन है, जो वही मैं बताया मेसोपोटामिया और मिस्र के लोग वहाँ से आए और इस क्षेत्र में बसे, उसके बाद उन्होंने विकसित किया। मतलब भारतीयों ने नहीं किया, इनका कहने के हिसाब से भारतीयों ने नहीं किया, मेसोपोटामिया और मिस्र के लोग यहाँ आए, बसे और उन्होंने यहाँ क्या बोलते हैं इस सभ्यता का विकास किया, ऐसा इन लोगों का मानना है। लेकिन आगे इस मतों को खारिज करते हुए देसी मत का सिद्धांत आया। तो देसी मत में क्या है, क्रमिक विकास का सिद्धांत दिया गया, किन्होंने, डीपी अग्रवाल और अमलानंद घोष, इन दो इतिहासकारों ने क्रमिक विकास का सिद्धांत दिया। अपन समझते हैं अब कि ये क्रमिक विकास का सिद्धांत क्या है। देखिए, क्रमिक विकास का सिद्धांत कुछ नहीं है, बहुत आसान है। कोई एक स्थल रहते हैं, सपोज कि एक गाँव रहते हैं, वो धीरे धीरे वहाँ विकास होता जाता है, सड़कें बनती जाती है, धीरे धीरे उद्योग आते जाते हैं, ऐसे कृषि से दूर हटते जाते हैं और उद्योग धंधे ये सब चीज़ व्यापार वाणिज्य की ओर बढ़ते जाते हैं। बस सिंधु घाटी सभ्यता के साथ भी यही हुआ। पहले क्या है, गाँव के मेल रहते थे, फिर धीरे धीरे वहाँ विकसित होते गए, विकसित होते होते वे लोग नगर में परिवर्तित हो गए और इतना विकसित होते गए। तो देसी मत यही कहते हैं कि ये बाहर के लोगों ने इसको विकसित नहीं किया, ये धीरे धीरे अपने आप ना ये लोग विकसित हुए क्रमिक रूप से। इसलिए क्रमिक विकास का सिद्धांत डीपी अग्रवाल और अमलानंद घोष ने दिया। तो इस प्रकार समझ गए अपन कि इसके संबंध में दो सिद्धांत है, विदेशी मत और देसी मत। देसी मत अभी ज़्यादा प्रचलित है, इसको खारिज कर चुके हैं लोग। तो इस प्रकार से हमने समझा कि इसको किसने किया। तो यहाँ पर हम देख चुके हैं अपनी भूमिका और विस्तार देख चुके हैं, नाम देख चुके हैं, उत्पत्ति देख चुके हैं।
अब अपन को पढ़ना है कालक्रम कि इसका कालक्रम कितना माना जाता है। जिस प्रकार से उत्पत्ति को लेकर दुविधा बना हुआ था, उसी प्रकार से कालक्रम को लेकर भी कुछ दुविधाएं है, अभी भी बन है दुविधा, तो दुविधा तो अभी भी बना हुआ है। वो तो कम से कम उसका सॉल्व हो गया है कि क्रमिक विकास सिद्धांत आने के वास्ते, लेकिन कालक्रम का भी बना हुआ है कि कौन सा कालक्रम सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। तो इसके संबंध में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग कालक्रम दिया है, तो इसको समझते हैं। जॉन मार्शल का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम है वह 3250 से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक था। ईसा पूर्व ना, BC लिखा है, ईसा पूर्व, तो 3250 से 2750 ईसा पूर्व तक जॉन मार्शल ने माना सिंधु घाटी सभ्यता का था। मार्टिमर व्हीलर ने माना कि ये 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक इसका कालक्रम रहा था, ठीक है। लेकिन जहाँ कार्बन डेटिंग पद्धति से जब इसका आकलन किया गया तब पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम जो है वो 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और इसी को वो अभी वास्तविक रूप में माना जाता है। तो अगर कभी पूछा जाए एग्जाम में कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या था, तो कार्बन डेटिंग पद्धति को ही बताइएगा कि 2350 से लेकर 1750 तक यहाँ रहा था। अब एक कार्बन डेटिंग क्या है, एक तरीका होता है कि किसी आयु पता करने का, कोई वस्तु है जो पुराना खुदाई से प्राप्त होता है, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है C14 कार्बन का। यह रेडियो एक्टिव कार्बन है, इसको केमिस्ट्री वाले लोग अच्छे से समझते होंगे। C14 जो रेडियो एक्टिव कार्बन है, इसकी सहायता से किसी वस्तु की आयु का पता लगाया जाता है। तो इसी के सहायता से जब आकलन किया गया तो पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम 2350 से 1750 तक है। तो इसी को ज़्यादा माना जाता है क्योंकि ये वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, लेकिन संशय अभी भी बना हुआ है लिखने के लिए, तो इसी को हम लिखेंगे, ठीक है। तो कालक्रम के बारे में आपको दुविधा समझ में आ गया कि कैसे कैसे वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग मत दिया और अंत में रेडियो कार्बन से ये निकल कर सामने आया, ठीक है। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि हम लोगों ने इन 4 बिंदुओं पर बात कर लिए हैं। अब अपन को बात करना है महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में तो अभी तक चाहे भारत और पाकिस्तान दोनों को ही मिला ले तो अभी वर्तमान तक लगभग 2000 से भी ज़्यादा स्थलों की अभी तक खुदाई हो चुकी है, छोटे बड़े सब मिला के। अब 2000 को तो अपन को पढ़ना नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जो नगर के स्तर पर पहुँच गया था। नगर मतलब बहुत अच्छा, मतलब वहाँ सड़कें, व्यापार सुविधा सब बहुत अच्छे तरीके से पहुँच गए थे। तो इनमें से अपन को 7 के बारे में पढ़ना है। 7 में कौन कौन सा है, इसमें से 7 में से अपन पहले पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, स्थल के बारे में। हड़प्पा एक स्थल का नाम है, जैसे मैंने बताया कि सबसे बड़ा इसी का खुदाई हुआ था। तो हड़प्पा के बारे में अपन आगे पढ़ते हैं। तो ये वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, जैसे अपने में महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, वैसे टाइप के वहाँ पंजाब प्रांत हैं। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक मांडगोमरी जिला है, जो कि वर्तमान में अब उसका नाम चेंज हो गया है। तो मांडगोमरी नहीं रह गया है, वो साहिवाल हो गया है, साहिवाल। तो मांडगोमरी का ही अब नाम हो गया है साहिवाल जिला। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक साहिवाल जिला है, वहाँ रावी नदी के बाईं छोर पे यानी कि लेफ्ट साइड पे हड़प्पा स्थल अभी मौजूद है पाकिस्तान में, ठीक है। और उसके बाद अपन देखते हैं कि हाँ, जब इसका खुदाई किया गया तो अपन को जब खुदाई किया गया टीला का, जैसे कोई भी चीज़ रहता है, टीला जैसे ऐसे रहते हैं, मतलब बहुत सारे ईंटा वगैरह रहता है, उसका खुदाई करते हैं। जब खुदाई करते हैं तो उसके 2 स्ट्रक्चर मिला इस टाइप से अलग अलग। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर था, एक टीला था, और एक इस टाइप से था। देखिए ये छोटा है, ये बड़ा था ना, ये वाला बड़ा था, ये बड़ा और ये छोटा था। और इस टीले की विशेषता ये थी कि इसके चारों ओर पक्के ईंटों के किला या फिर दुर्गीकृत किया गया था। जैसे किला बनाते हैं ना कि ताकि कोई आक्रमण न कर सके, तो ये एक क्या बोलते हैं कि स्थल था। ये ऊपर स्थल और ये नगर स्थल, 2 स्थलों में से इसकी विशेषता ये थी कि इसके चारों ओर पक्के ईंटों के बाउंड्री वॉल किया था। जैसे बाउंड्री बनाते हैं ना, उसी प्रकार से ना पक्के ईंटों के बाउंड्री, या तो फिर बोल सकते हैं दुर्ग बोलते हैं, दुर्गीकृत किला। तो इसलिए इसको अपन बोलते हैं दुर्गीकृत किला, इसको बोलते हैं नगरी किला, नगरी टीला, ठीक। तो इसमें जो है राजा, पुरोहित और प्रशासनिक अधिकारी के लोग रहते थे इस वाले में, क्योंकि इसीलिए सुरक्षा तो उसी को करते हैं ना, राजा लोगों को, जनता को कौन सुरक्षित करेगा इसे। तो इसमें लोग प्रशासनिक अधिकारी, राजा, पुरोहित, ये श्रेणी के लोग इस वाले क्षेत्र में रहते थे। और इस वाले क्षेत्र में रहते थे नगरी टीला में जनता लोग, आम जनता, किसान, मजदूर, ये लोग इस क्षेत्र में निवास करते थे। तो समझ में आ रहा है, ये एक पूरा शहर है, ठीक है। इतना एक पूरा शहर था जिसमें से इस क्षेत्र में
जो प्रशासनिक अधिकारी, राजा, पुरोहित, ये लोग इधर बसे हुए थे। अभी भी देखते हैं ना, कई एक एरिया में कुछ लोग रहे, क्या बोलते हैं, अधिकारी लोग रहते हैं, एक एरिया में आम लोग रहते हैं। सेम इसी प्रकार से इधर जो अधिकारी लोग रहते थे, इधर आम लोग रहते हैं। और इसी इस टीला के, जिसको अपन दुर्गेगढ़ टीला बोल रहे हैं, इसके जस्ट ऊपर में एक टीला मिला था, छोटा सा टीला, इसको बोलते हैं एफ टीला। एफ टीला, इस छोटे से भाग को एफ टीला बोलते हैं। एफ टीला से अपन को कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें प्राप्त हुए हैं जिसको जानना आवश्यक है। जैसे कि इसमें से प्राप्त हुआ है अन्नागार। अन्नागार अपन आप लोग गांव वाले लोग समझेंगे, जैसे धान को ठार बोलते हैं, जिसको अनाज वगैरह रखते हैं, तो उसी को अन्नागार बोलते हैं। तो यहाँ एफ टीला से 6-6 की पंक्ति में, 6-6 की 2 पंक्ति, 6 एक पंक्ति में रखा है, फिर दूसरे में फिर 6 रखा है, तो ऐसे कुल 12 जो है अन्नागार प्राप्त हुआ है इस एफ टीले से। फिर दूसरा देखते हैं, यहाँ से 18 वृत्ताकार चबूतरे प्राप्त हुआ है, जहाँ गेहूँ और जौ के साक्ष्य मिले हैं। वृत्ताकार चबूतरे से गेहूँ और जौ के साक्ष्य मिले हैं। और उसके बाद 15 श्रमिक आवास मिले हैं एफ टीले से ही। ठीक है, तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि ये एफ टीले से 3 चीज़ें प्राप्त हुए हैं। इसको याद रखना, ये परीक्षा में पूछ लेते हैं। और ये अब नगरी टीले के बारे में अपन बात करते हैं। नगरी टीला जहाँ आम लोग रहते थे, तो इस नगरी टीले से 2 चीज़ें प्राप्त हुए हैं। एक है तांबे की इक्के गाड़ी, जैसे अपन बैलगाड़ी बाद में आया, उससे पहले इक्के गाड़ी चलाते थे, कुछ अन्य जानवरों को बांधकर उसको खींचते थे। वो 2 तांबे के मिले हैं, तांबे के बने हुए इक्के गाड़ी प्राप्त हुए हैं हड़प्पा से। और सर्वाधिक अभिलेखी मोहरे, देखो वहाँ से ना हड़प्पा नाम के स्थान से मोहरे प्राप्त हुए हैं। और वो भी ऐसे ही मोहरे नहीं, अभिलेखी मतलब लिखे हुए मोहरे है ना, लिखे हुए मोहरे प्राप्त हुए हैं। हालांकि अभी तक लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन लिखा हुआ मोहरे प्राप्त हुए हैं। तो सबसे अधिक अभिलेखी मोहरे हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। और ये जो है कई बार पूछा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है, सर्वाधिक अभिलेखी मोहरे कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये हड़प्पा से यहाँ प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो अब इसके बारे में अब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसके बाद फिर मैं इसको मिटाता हूँ। हाँ, तो अपना दूसरा शहर है मोहनजोदड़ो। लेकिन उससे पहले एक चीज़ हड़प्पा वाले में छूट गया है, इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 में किया था, और उसकी जो सहायता माधव स्वरूप वस्त ने किया था। और इन दोनों ने ये कार्य जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया था। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो चलिए हम लोग दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो आप नाम परिचित भी होंगे, इसके ऊपर एक मूवी भी बना है ऋतिक रोशन का। तो ये पढ़ने के बाद अगर आप मूवी देखोगे तो आपको अच्छा समझ में भी आएगा और अच्छा लगेगा। मूवी मैंने देखा है, अच्छा है, आप लोग भी देखिएगा। तो मोहनजोदड़ो के विषय में क्या फैक्ट है कि ये पाकिस्तान, ये जो है वर्तमान पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के किनारे स्थित हैं। वर्तमान पाकिस्तान के लरकाना ज़िले के सिंधु नदी के किनारे ये मोहनजोदड़ो स्थल स्थित है। इसकी जो है खुदाई 1921 में राखल दास बनर्जी ने किया था। एक मिनट, ये थोड़ा सा ये हो गया है, दयाराम साहनी नहीं है, दयाराम साहनी उसका है, इसका है राखल दास बनर्जी। ठीक है, तो 1921 में, और ये 1922 है, सॉरी 1922 में मोहनजोदड़ो की जो है खुदाई राखल दास बनर्जी ने किया था। ठीक है, और मोहनजोदड़ो के कई उपनाम भी हैं, मतलब इसे कई उपनाम से भी जाना जाता है, जैसे कि है सिंधु का बाग, इसको सिंधु के बाग के नाम से जाना जाता है, स्तूप टीला, और सबसे इम्पोर्टेंट है मृतकों का टीला। इसको कई बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा, प्री एग्जाम में इसको पूछा जाता है मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। तो ये है मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है मृतकों का टीला। ठीक है, और मोहनजोदड़ो की एक विशेषता यह भी है कि यह जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी नगर थे, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान इसका। तो पहले नंबर में कौन सा आएगा? पहला नंबर वाला स्थान है गनेरी वाला, फर्स्ट में है गनेरी वाला। ये जो पहला सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहला जो है स्थल है गनेरी वाला, सेकंड में मोहनजोदड़ो है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए, ये तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हो गया, अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहला नंबर में है मोहनजोदड़ो, क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो जनसंख्या वाला भी आप लोग नोट कर लीजिए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो नगर था वो था मोहनजोदड़ो। ठीक है,
अब जिस प्रकार हड़प्पा स्थल की खुदाई की थी तो वहाँ से 2 टीला प्राप्त हुआ था, एक पश्चिमी टीले और पूर्वी टीले। यहाँ जो सामान्य लोग निवास करते थे और यहाँ पर अधिकारी लोग वर्ग के लोग निवास करते थे। ऐसे ही यहाँ मोहनजोदड़ो में भी खुदाई के बाद 2 जो है टीला प्राप्त हुआ है। इसको हम बोलते हैं पश्चिमी टीला, इसको बोलते हैं पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले जो हड़प्पा नगर के जैसे ये भी दुर्गीकृत है, देखो पक्की ईंटों से ये भी इसको भी किलेबंदी किया गया है ताकि कोई इसमें आक्रमण न कर सके। ये वैसे ही खाली है हड़प्पा के जैसे ही। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ अपन को मिले हैं जो कि याद रखना चाहिए। तो क्या बोलते हैं पश्चिमी टीले से या फिर जो है प्रशासनिक अधिकारी लोग जहाँ रहते थे वहाँ से अपन को प्राप्त हुआ है सभा भवन, जो कि लकड़ी से बना हुआ, जहाँ पर लोग आपस में बैठ कर मीटिंग करते थे, उसको सभा भवन कहते हैं, वो मिला हुआ है। दूसरा मिला यहाँ पुरोहितों का आवास, तो पुरोहित लोग जहाँ आवास करते थे वो मिला है। यहाँ घर मिले हैं जहाँ पर स्नानागार है, 3 से 4 कमरे हैं और 2 से 3 मंजिला है, मतलब बहुमंजिले घर मिले हैं वहाँ से मोहनजोदड़ो से। और स्नानागार के विषय में अपन बताना चाहूँगा, ये वैसा स्थल है जहाँ पर लोग स्नान करते थे। तो बड़ा आकार का मिला है यहाँ, जैसे छोटा मोटा स्नानागार नहीं, बहुत बड़ा आकार का। और इसका आकार कुछ इस प्रकार से है, अब मैं बनाता हूँ, ऐसे है। और इसमें ऐसे सीढ़ी लगे हुए हैं जिसमें लोग अंदर प्रवेश करते हैं, ऐसे दोनों तरफ है। जैसे कि स्विमिंग पूल देखते हैं ना अपन वर्तमान में, वैसे टाइप का कुछ स्ट्रक्चर है। एक ऐसे नहाने का एक स्थल है जहाँ पर सीढ़ी से उतर के लोग नीचे जाते थे और वहाँ स्नान करते थे। तो ये स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, 2-3 कमरे हैं और वह 1-2 मंजिला ये ऊपर है। और यहाँ से अन्नगार भी प्राप्त हुआ है, जैसे हड़प्पा से भी मिला था अन्नगार, इस प्रकार यहाँ से भी अन्नगार प्राप्त हुआ है। अब नगरी टीले में भी देख सकते हैं कि यहाँ कांसे के नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुए हैं, ठीक है। दूसरा है सूती के कपड़े में चाकू लिपटा हुआ मिला है, मतलब सूती के कपड़े प्राप्त हुए हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं अपन, सूती के कपड़ा है, इसका मतलब ये लोग कपास के तो वाकिफ होंगे ही, तभी तो सूती के कपड़ा है ना। तो अगर परीक्षा में ये पूछा जाए कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग या मोहनजोदड़ो के लोग, दोनों में से कोई भी पूछे कपास से वाकिफ थे या जानकारी थी कपास थी, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सूती के कपड़े तो मिला है ना साक्ष्य, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं इंपॉर्टेंट को ऐसे मार्क करते जा रहा हूँ, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। ये है, उसके बाद है 1200 मोहरे प्राप्त हुआ है, ठीक है। और बड़े बेलनाकार मोहर प्राप्त हुए हैं, 1200 मोहरे प्राप्त हुए और उसमें से बड़े बेलनाकार मोहरे भी प्राप्त हुए हैं, इसको भी याद रखिएगा। और पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में केवल मोहनजोदड़ो ही है जहाँ समकोण पर काटते हुए सड़कें, पक्की सड़कें प्राप्त हुए हैं, जो कि समकोण पर काटते हैं। समकोण पर कैसे काटती हैं मैं बताता हूँ। ऐसे सड़कें गए हैं और इस प्रकार से सड़कें, देखो इस समकोण पर 90 अंश का कोण बना रहे हैं ना, ये 2 रोड है, ये एक रोड हो गया और ये हो गया, तो चौराहे पर ये 90 अंश का कोण बनाता है, ये देखो 90 अंश का कोण ये बन रहा है। तो ऐसे समकोण पर काटते हुए सिर्फ मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इस हिसाब से इसको राजपथ का नाम दिया गया था वहाँ, कि जो समकोण पर जो सड़कें काटते हैं उसी को राजपथ का नाम दिया गया था। तो एकमात्र मोहनजोदड़ो से ही ये प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और इसका एक लोथल, ये 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से मोहनजोदड़ो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं लोथल के बारे में। लोथल एक बंदरगाह नगर था। बंदरगाह यानी कि जहाँ जहाज वगैरह रुकते थे, वहाँ से व्यापार का काम होता है। जैसे कि अभी वर्तमान में मुंबई जो कि एक बंदरगाह नगर है, विशाखापट्टनम है, चेन्नई है, ये सब बंदरगाह नगर हैं। उसी प्रकार लोथल उस समय का बंदरगाह स्थल था। इस वर्तमान में लोथल जो है गुजरात के खंबात की खाड़ी में है। जैसे 2 खाड़ी है गुजरात में, एक कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। तो खंबात की खाड़ी वाले हिस्से में लोथल है। और वे जो भोगवा नदी के जो कि मुहाने पर था, या तट बोल सकते हो, जहाँ भोगवा नदी अपने जल जो है अरब सागर में गिराता है, वही के उसी के पास लोथल स्थित है। इसकी खोज 1954 में एस आर राव ने किया था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको भी याद रखिएगा। अब जिस प्रकार से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से हमें टीला प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार के टीला लोथल से भी प्राप्त हुआ है। एक पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला में सामान्य लोग रहते थे और इसमें जो है राजा पुरोहित वर्ग प्रशासनिक अधिकारी के लोग रहते थे। लेकिन ध्यान रखने बात ये है कि जहाँ अपन देखते हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में सिर्फ ये वाला पश्चिमी वाला जो है टीला है वो दुर्गीकृत था, देखो नीला कलर से मैंने बनाया। लेकिन लोथल की विशेषता यहाँ है कि इसमें पश्चिमी और पूर्वी दोनों टीले को दुर्गीकृत किया गया था। देखिए इसमें नीला कलर के मैं इसको बताया हूँ, तो दोनों
किया गया है। तो परीक्षा में अगर पूछा जाए ऐसे कौन सा स्थल है जहाँ से पश्चिमी और पूर्वी दोनों टीला दुर्गीकृत था, तो वो है लोथल। ठीक है, एक और है लोथल के अलावा एक और शहर है जो कि दुर्गीकृत है, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ वो नगरों में नहीं आता है, इस कारण से उसका एक्सप्रेशन व्याख्या नहीं किया जाता है, लेकिन ये जो है सूरकोतड़ा। ठीक है, इसको मैं गोल बंद कर देता हूँ। सूरकोतड़ा और लोथल के अलावा एक और स्थल है जहाँ इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, मतलब कि पश्चिमी और पूर्वी दोनों को दुर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने इसको गोल घेर दिया है, नीला से घेर देता हूँ कि अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ से लोथल से जो है पश्चिमी टीले से कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, पूर्वी टीले से बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। तो इसी को हम देखते हैं। धान और बाजरे के साक्ष्य मिला है, अग्निकुंड प्राप्त हुआ है और मनके बनाने के कारखाना है, छोटे कारखाना मिला है, मतलब छोटा सा मनके बनाने के कारखाना है। मनका वही है जो मोती जैसा है संरचना, जिसका माला बनाने का काम आता है, उसी का कारखाना था। और इस प्रकार बेलनाकार मोहरे, छोटे बेलनाकार मोहरे हमने देखा था कि यहाँ बड़े बेलनाकार मोहरे प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो में। तो इसको याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो में बड़े बेलनाकार मोहरे प्राप्त हुए थे और लोथल में छोटे बेलनाकार मोहरे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, दोनों में अंतर है। फिर ये मैंने बताया कि बंदरगाह नगर है, बंदरगाह तो था ही यहाँ, और जब बंदरगाह था तो वहाँ से फारस से व्यापार, फारस किसको बोलते हैं, वर्तमान की ईरान को बोलते हैं। वहाँ ईरान के पास जो भी लोग रहते थे उनके साथ ये व्यापार होता था। तो इतने प्रकार के अपन को साक्ष्य मिला है लोथल से। लोथल के बाद अगला जो है नगर है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो ये जो पाकिस्तान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो से 150 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब आसपास में ही है, मोहनजोदड़ो के आसपास में है। और स्पष्ट है कि ये सिंधु नदी के किनारे ही होगा, क्योंकि मोहनजोदड़ो भी सिंधु के किनारे ही है, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, तो इसकी जो है सबसे पहली खोज जो है 1931 में NG मजूमदार ने किया था, लेकिन इसका अच्छी तरीके से इसकी खुदाई जो है अर्नेस्ट मैके ने 1935 में किया। ठीक है, जो कि मैंने लिखा भी है यहाँ, अर्नेस्ट मैके ने 1935 में इसकी खुदाई किया। अब इसकी खुदाई से भी 2 पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला 2 टीला प्राप्त हुआ है, लेकिन इसमें इसकी विशेषता यह है कि इसमें से कोई भी जो है दुर्गीकृत नहीं है। देखिए मैंने किसी में भी दुर्ग का निर्माण नहीं किया है नीला कलर से, तो इसकी ये विशेषता है। तो इसके याद रखिएगा कि इसमें किसी में भी क्या बोलते हैं किले का दुर्ग या फिर परकोटा या फिर जो 4 दीवारी बोलते हैं इसके चारों ओर, उसका निर्माण दोनों में से किसी भी टीले में नहीं हुआ है। पूर्वी टीले में कुछ चीज़ें प्राप्त हुआ है, मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, बड़ा कारखाना है, यहाँ छोटा कारखाना था, यहाँ बड़ा कारखाना मिला है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया है कि यहाँ बड़ा मिला है और यहाँ छोटा मिला है। ठीक है, उसको याद रखिएगा। और सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं मिले हैं, जैसे कि इत्र हो गया, कंघी हो गया, ऐसे वैसे सब सामग्री मिले हैं जहाँ की लोग जो है अपने सौंदर्य प्रसाधन के लिए इसका उपयोग करते थे। तो ये पूर्वी टीला से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब चनहुदड़ो के बाद अपन देखते हैं कालीबंगा को। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ लिया जाता है वो है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से मतलब काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई, सबसे पहले जब खुदाई किया तो काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुआ, इसी कारण से इसका नाम कालीबंगा रखा गया है। इसका शाब्दिक अर्थ वही है कालीबंगा का, काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा जो है वर्तमान में राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। राजस्थान में है ये, गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी जो है ये खोज 1957 में अमलानंद घोष ने किया था और बी के थापर ने 1960 में इसका उत्खनन किया था। ठीक है, खोज अमलानंद घोष ने 1957 में कर लिया था, लेकिन 1960 में इसकी व्यवस्थित रूप से खुदाई बी के थापर ने किया। ठीक है, अब कालीबंगा की भी खुदाई के बाद 2 प्रकार के अपन को एक टीला प्राप्त हुआ, पश्चिमी और पूर्वी टीला। सेम वही है कि यहाँ भी सामान्य लोग रहते थे, यहाँ प्रशासनिक अधिकारी के लोग, राजा पुरोहित ये लोग यहाँ रहते थे इसमें। अब देखिए इसमें इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ के दोनों है जो अलग अलग 4 दीवारी से बंधे हुए थे। जैसे यहाँ एक भी नहीं था, इससे पहले दोनों एक ही 4 दीवारी बंधे हुए थे, लेकिन इसमें अलग अलग 4 दीवारी या फिर अलग अलग जो है किला से बंधे हुए थे, ताकि दोनों में कोई आक्रमण ना कर सके। बाहर के जो जनजाति वाले लोग रहते थे इसके आसपास, वो लोग आक्रमण ना कर सके, इसलिए सुरक्षा के लिए चारों ओर किलेबंदी किया हुआ था पक्की ईंटों से। ठीक है, अब यहाँ से नगरी टीले से अपन को कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे कि जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया इसको, तो इसको मैं बता देता हूँ। जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है,
और यहाँ 7 अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंड मतलब यज्ञ वगैरह करने के लिए कुंड का उपयोग करते हैं ना अपन, यज्ञ वाला, तो वैसी टाइप का नाम मिला है। 7 अग्निकुंड मिला है। और यहाँ एक बच्चे की खोपड़ी मिला हुआ है जिसमें कुछ छेद हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया गया है इतिहासकारों के द्वारा कि संभवतः यहाँ के लोग ना शल्य चिकित्सा करते थे, शल्य चिकित्सा की जानकारी थी, तो इसलिए खोपड़ी में उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हुए थे। तो इसी से अंदाजा लगाया जाता है कि यहाँ शल्य चिकित्सा के कुछ साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, तो कालीबंगा के बारे में इतना जानकारी है। अब उसके बाद अगला जो स्थल है वो है धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात का एक शहर है। गुजरात में इसको जो है कच्छ की खाड़ी में, जैसे वो क्या लोथल था वो है खंबात की खाड़ी में था, ये कच्छ की खाड़ी में है। गुजरात की कच्छ की खाड़ी में जो भचाऊ जिला है वहाँ धौलावीरा स्थित है। ठीक है, और इसकी जो है उत्खनन जो है जगपति जोशी ने 1967-68 में उसकी खोज की और इसी ने ही 1990 में आकर उसका उत्खनन किया। लेकिन इसमें अलग अलग था, किसी ने खोजा, किसी ने उसका जो खुदाई किया। तो यहाँ एक ही ने इसको जो खोजा और उसी ने उसका उत्खनन किया। ठीक है, जगपति जोशी ने। अब इसकी जो है जब खुदाई के बाद जो है सभी में 2-2 टीले मिले थे, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीले, लेकिन इसमें 3 टीला मिला है, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला और एक मध्यमा टीला। यहाँ बीच में एक और टीला प्राप्त है, ये इसकी विशेषता है। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें एकमात्र एक ऐसा स्थल है धौलावीरा जहाँ 3-3 टीला प्राप्त हुआ है। और पश्चिमी और मध्यम टीला के बीच में एक और छोटा सा क्षेत्र प्राप्त हुआ है जिसे स्टेडियम है। स्टेडियम जहाँ, स्टेडियम मतलब यहाँ वर्तमान जैसे स्टेडियम में जहाँ क्रिकेट के मैच हो, स्टेडियम मतलब वहाँ जैसे फिल्मों में दिखाते ना कि जहाँ है बैल के साथ में ऐसे इंसान को लड़ाया जाता था, ऐसे कुछ खेल वगैरह के लिए स्टेडियम बना हुआ था। तो इसको भी याद रखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ धौलावीरा से यहाँ जल प्रबंधन की अच्छी उत्तम व्यवस्था थी। मतलब जल निकासी का जो बहुत अच्छे से व्यवस्था थे, अच्छे तरीके से नाली बना हुआ था सभी घर से, और वो जाकर जो मुख्य सड़क के जो नाली थे उसमें गिर जाते थे। तो बिल्कुल किसी प्रकार का पानी जमाव वगैरह नहीं होता था, जल प्रबंधन की उत्तम व्यवस्था थी। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी मैं गोल घेराबंदी कर देता हूँ, ये भी कई बार आया है, इसको भी याद रखिएगा। अब 7वां है, मतलब महत्वपूर्ण नगरों में ये अंतिम है बनवाली। अभी तक अपन 6 पढ़ चुके हैं, 7वां है बनावली। ये है बनावली हरियाणा जिले के, अभी भारत में हरियाणा राज्य के हिसार जिले में है ये जो है बनवाली। और इसकी जो खुदाई की खोज की है वो है आर एस बिष्ट ने, रविंद्र सिंह बिष्ट है उसका पूरा नाम, रविंद्र सिंह बिष्ट, आर एस बिष्ट, इन्होंने इसकी खोज की और खुदाई की। और इसकी जो विशेषता है, इसमें अच्छे किस्म के जौ के साक्ष्य मिले हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी के जिसमें यहाँ से जौ के साक्ष्य मिले इसकी खुदाई से। और यहाँ मिट्टी के बने हुए हल के साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ के लोग हल का प्रयोग खेत को जोतने के लिए करना प्रारंभ कर चुके थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो इस प्रकार हमने देखा हड़प्पा पहला अपना था हड़प्पा, और इसके प्रकार हमने मोहनजोदड़ो वगैरह सब करते हुए हमने टोटल 7 जो है महत्वपूर्ण नगर है सिंधु घाटी सभ्यता के, सभी के बारे में महत्वपूर्ण जो जानकारी थे उसके बारे में मैंने आपको बताया। और कुछ इंपॉर्टेंट थे उसको मैंने आपको कुछ गोल लगा के बता दिया है ताकि आप इसको विशेष ध्यान रखें। ठीक है, तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। या आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।